किसी भी देश का संविधान उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक तरफ उसे वक्त के साथ बदलना होता है ताकि वो रेलेवेंट बना रहे, और दूसरी तरफ उसे इतना मजबूत भी होना होता है कि वो देश की नींव बना रहे। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बैलेंस को कैसे साधा? तो आज हम भारतीय संविधान में संशोधन की इसी दिलचस्प प्रक्रिया को समझने वाले हैं। तो देखो, हमारे संविधान बनाने वालों के सामने ना दो रास्ते थे। एक था ब्रिटेन का मॉडल, जहां संविधान इतना लचीला है कि उसे बदलना बहुत आसान है, और दूसरा था अमेरिका का मॉडल, जहां संविधान इतना सख्त है कि उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। और भारत ने क्या किया? भारत ने चुना बीच का रास्ता, एक ऐसा सिस्टम जो जरूरत पड़ने पर झुक तो सके लेकिन टूटे नहीं। और यही सोच, यही बैलेंस हमारे संविधान की खासियत है। संविधान के पार्ट 20 में आर्टिकल 368 संसद को यह पावर देता है कि वो संविधान में जरूरी बदलाव कर सके। लेकिन एक मिनट, संसद की शक्ति पर भी ना एक लिमिट है। 1973 में एक बहुत ही लैंडमार्क केस हुआ, केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का एक सिद्धांत सामने रखा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संसद संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकती, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इन चीजों को नहीं छुआ जा सकता, चाहे सरकार के पास कितनी भी बड़ी मेजॉरिटी क्यों ना हो। तो चलो एक एक करके इन 3 तरीकों को देखते हैं जिनसे हमारे संविधान में बदलाव लाया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका, और सबसे आसान भी, वो है संसद का साधारण बहुमत, यानी सिंपल मेजॉरिटी। ये सबसे सीधी साधी प्रक्रिया है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? भाई, रोजमर्रा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव होते हैं वो सब, जैसे कि कोई नया राज्य बनाना हो, नागरिकता से जुड़े नियम बदलने हों, या सांसदों की सैलरी तय करनी हो। ये सब संविधान का हिस्सा तो हैं, पर इन्हें आर्टिकल 368 की मुश्किल प्रक्रिया से बाहर रखा गया है ताकि देश का कामकाज आसानी से चलता रहे। ओके, तो पहला तरीका तो हो गया सिंपल वाला। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो थोड़ा सा पेचीदा है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी यही होता है। इसे कहते हैं विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी। देखो, विशेष बहुमत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ज्यादा लोग हाँ बोल दें। इसमें ना 2 शर्तें हैं, और दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। पहली, बिल को सदन की कुल सीटों के आधे से ज्यादा का सपोर्ट मिले, और दूसरी, जितने सदस्य उस दिन सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से कम 2/3 लोग बिल के पक्ष में हों। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं लोकसभा की बात, जहां कुल 543 सीटें हैं और वहां कोई संविधान संशोधन बिल आया है। याद रखना, ये एक डबल चेक जैसा है। एक भी शर्त रह गई तो बिल पास नहीं होगा। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कुल सीटों का बहुमत, मतलब 543 का आधा हुआ 271.5। तो कह सकते हैं कम से कम 272 वोट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे उस दिन कितने भी सांसद आए हों या ना आए हों, ये नंबर फिक्स है। ठीक है, पहली शर्त तो समझ आ गई। लेकिन अब सोचो, वोटिंग के दिन 543 में से सिर्फ 480 सदस्य ही आए हैं और वोट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? तो यहीं पर आती है हमारी दूसरी शर्त। जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, यानी 480, उनका 2/3। तो 480 का 2/3 कितना हुआ? 320। अब देखो, बिल को पास होने के लिए दोनों नंबर पार करने हैं, 272 भी और 320 भी। तो असल में कितने वोट चाहिए? 320, क्योंकि वो 272 से ज्यादा है। समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मगजमारी क्यों? भाई, एक तरह का सेफ्टी लॉक है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं या जो नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब संविधान के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं, उन्हें कोई भी सरकार यूं ही आसानी से ना बदल पाए, इसीलिए ये विशेष बहुमत जरूरी है। ओके, अब बारी है तीसरे और सबसे मुश्किल तरीके की। ये सिर्फ उन मामलों के लिए है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते पर असर डालते हैं। इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़े पड़ाव हैं। पहला, बिल को संसद के दोनों सदनों से उसी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा जो हमने अभी अभी समझा। और फिर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद बिल को भेजा जाता है राज्यों के पास। इसका मतलब है कि देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं को भी इसे पास करना होगा। आज के हिसाब से देखें तो मतलब हुआ कम से कम 14 राज्य, और उन्हें अपनी विधानसभा में इसे एक सिंपल मेजॉरिटी से ही पास करना होता है। तो भाई, ये सबसे मुश्किल रास्ता किन चीजों के लिए है? उन चीजों के लिए जहां राज्यों का भी कुछ दांव पर लगा हो,
जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्तियों का मामला हो, या केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा, इन सब मामलों में संसद अकेले फैसला नहीं ले सकती। अरे यहां तक कि इस पूरे अमेंडमेंट प्रोसेस को बदलने के लिए भी राज्यों की हाँ जरूरी है। तो ये तो हो गए 3 तरीके, पर क्या ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई जानकार इसकी कुछ कमियां भी गिनाते हैं। चलो जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। एक बड़ी आलोचना यह है कि सारी की सारी ताकत तो संसद के हाथ में ही दे दी गई है। राज्यों का रोल बहुत ही लिमिटेड है। और तो और, राज्यों को बिल पर फैसला लेने के लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं दी गई है। और एक और बात, अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर बात ना बने तो यहां कोई जॉइंट सिटिंग का भी सिस्टम नहीं है, जैसा कि आम कानूनों में होता है। लेकिन इन कमियों के बावजूद केसी वेयर जैसे कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। ये असल में लचीलेपन और सख्ती के बीच एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। और ये बात सही भी है। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर आप संविधान को एक पत्थर की लकीर बना देंगे तो देश की तरक्की ही रुक जाएगी। समय के साथ बदलाव तो जरूरी है ही। और आखिर में खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी यही बात साफ की थी। उन्होंने कहा था कि हमने जानबूझकर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल प्रक्रिया नहीं अपनाई, बल्कि एक ऐसा रास्ता चुना जो ज्यादा प्रैक्टिकल हो, ताकि हमारा संविधान वक्त के साथ चल सके। तो सवाल आखिर में यही उठता है कि जिस नाजुक संतुलन को हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी समझदारी से बनाया था, क्या वो आज भी वैसा ही बना हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।